उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव जीतना सभी राजनीतिक दलों का सपना है और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए राजनीतिक दल युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। पूर्वांचल, पश्चिम बुंदेलखंड, अवध सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज अपनी पार्टियों के चुनावी गणित को मजबूत करने में जुटे हैं। कोई सौगात दे रहा है तो कोई लुभावने वादे कर रहा है, कोई जोड़ तोड़ में लगा है तो कोई गठबंधन का खेल खेल रहा है। आज का दिन भी तमाम सियासी हलचलों से भरा रहा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आधी आबादी को अपने पाले में लाने के लिए अब शक्ति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी कर दिया, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कान्हा की नगरी को करोड़ों की सौगात दी। वहीं टोपी पर घमासान अब भी तेज है। बीजेपी और सपा की जंग में अब आप भी कूद पड़ी है। चुनावी वैतरणी पार करने के सफर में सियासी दल जनता को चढ़ा रहे हैं चढ़ावा और इसीलिए तैयार हो चुका है हार जीत का अखाड़ा। नमस्कार दोस्तों, चुनावी अखाड़ा आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां सातवें आसमान पर है। जहां एक ओर बीजेपी बीते विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत को दोहराने के लिए कमर कसे हुए है, तो वहीं सपा मुख्य विपक्षी दल के रूप में सामने आई है और लगातार बीजेपी को महंगाई, किसान, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर रही है। वहीं प्रियंका गांधी भी प्रदेश में खासा सक्रिय हैं। चुनावी सियासत में क्या है प्रियंका की रणनीति, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। बात करेंगे प्रियंका गांधी की। प्रियंका का पूरा फोकस सूबे की आधी आबादी यानी कि महिलाओं पर है। पहले प्रियंका का प्रतिज्ञा पत्र और अब महिलाओं के लिए घोषणा पत्र। जिस तरह से प्रियंका गांधी आबादी को लेकर सियासी सफर कर रही है, उससे कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाया जा सकता है कि 2022 के रण में प्रियंका सत्ताधारी भाजपा और अपने आप को मुख्य विपक्षी दल मानने वाली सपा के लिए बड़ी चुनौती ना बन जाए। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मिशन यूपी पर प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी का सबसे बड़ा दांव। लखनऊ में प्रियंका की बड़ी घोषणाएं। महिलाओं के लिए जारी किया अलग घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का नाम दिया शक्ति विधान। 8 लाख महिलाओं को देंगे रोजगार। महिलाओं को मनरेगा में मिलेगी प्राथमिकता। 40% महिलाओं की सरकारी पदों पर होगी नियुक्ति। महिलाओं के लिए 10 आवासीय खेल अकादमी। लड़कियों के लिए इवनिंग स्कूल खोलेंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा। महिलाओं को सस्ता ऋण। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास। सहायता समूह को 10% पर ऋण। राशन दुकानों में 50% का संचालन महिलाओं द्वारा। स्नातक में नामांकित लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त। पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी देंगे। बालिका के पैदा होने पर एक एफडी बनवाई जाएगी। विधानसभा में 40% महिलाओं को टिकट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बड़ा दांव खेला है। प्रदेश की आधी आबादी को केंद्र में रखकर प्रियंका चुनाव की वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। यूपी कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर ना रहे। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए बड़े वादे करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यूपी में 8 लाख महिलाओं को रोजगार देंगे। महिलाओं को मनरेगा में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए 10 आवासीय खेल अकादमी, लड़कियों के लिए इवनिंग स्कूल खोलेंगे। प्रियंका ने महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का भी वादा किया। उन्होंने 6 हिस्सों में बांटा है: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। देखिए, स्वाभिमान की सबसे बड़ी बात यह है
कि राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 14% से कम है। जब 40% महिलाएं टिकट लेंगी और चुनाव लड़ेंगी, आशा है कि ये बढ़ेगा, विधानसभा में बढ़ेगा, और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो आशा है कि और भी बढ़ेगा। स्वावलंबन में हमने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। आपको शायद मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अब 9.4% है, 9.4%। हमने इसमें घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। वहीं भाजपा पर वार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि भारतीय संसद और विधानसभाओं में महिला का प्रतिनिधित्व महज 15% है। कांग्रेस ने इस निराशाजनक तस्वीर को बदलने का संकल्प लिया है। हम 40% टिकट महिलाओं को देंगे। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र प्रदेश की महिलाओं की आशाओं आकांक्षाओं की सामूहिक अभिव्यक्ति है, जो वर्तमान सरकार में अभूतपूर्व हिंसा, शोषण व सरकार की महिला विरोधी विचारधारा का सामना कर रही है। महिलाएं अब अन्याय सहने को तैयार नहीं है, इसलिए हमने घोषणा पत्र बनाया है। इसके 6 हिस्से हैं: स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। घोषणा पत्र में प्रियंका गांधी ने बड़े वादे करते हुए कहा कि महिलाओं को सस्ता ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास, 10,000 मानदेय, सहायता समूह को 4% पर ऋण और राशन दुकानों में 50% का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। वाड्रा ने कहा कि स्नातक में नामांकित लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। महिलाओं को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। परिवार में पैदा होने वाली प्रत्येक बालिका के लिए FD बनवाई जाएगी। हमने पुलिस बल में 25% महिलाओं को नौकरी देने की घोषणा की है। घरेलू हिंसा और नशे के लिए मैंने पहले ही कहा। सुरक्षा के लिए और विशेष अधिकार प्राप्त आयोग का गठन, जिसमें 6 महिलाएं होंगी, 2 न्यायाधीश, 2 सामाजिक कार्यकर्ता और 2 सरकारी अधिकारी। ये पीड़िता और परिवार के आरोपी या प्रशासन द्वारा शोषण और डराने धमकाने जैसे मामलों में कार्रवाई करेंगी। हर जिले में महिला पीड़ितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता हेतु 3 सदस्यीय विशेष कानूनी प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। जिस तरह से प्रियंका गांधी लगातार आधी आबादी को साथ कर आगे बढ़ने में लगी है और अपने प्रतिज्ञा पत्र के बाद अब घोषणा पत्र शक्ति विधान के जरिए महिलाओं की विधानसभा और सरकारी पदों में भागीदारी बढ़ाने का वादा किया है, जिसके बाद विपक्षी दलों में हलचल जरूर बढ़ गई है, क्योंकि किसी भी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक मानी जाती है। ऐसे में यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश का महिला वोट कितना प्रियंका को मिल पाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और लाल टोपी का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब संजय सिंह भी लाल टोपी को लेकर के सरकार पर हमलावर हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी साडा सब कुछ खो के ले गई। एक ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉੱਤੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ। ਆ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ एक स्कीम लेके आए हैं, मेरा घर मेरा
मेरे नाम लाल लैंड के अंदर जिन्ने डोरे दे कर सकती है, चाहे वो किसे जाए वो कर थोड़े नाम करके दे देना है। साडा हो गया पापा मैं ना मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के आया था। हाँ साडा करना साडा हो गया। ਆ ਸੁਣਿਆ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़े में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। अखिलेश ने पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पहले ये बात सीएम किया करते थे, अब पीएम भी करने लगे हैं। अखिलेश ने कहा कि लाल रंग धर्म का रंग है, बीजेपी के लोग इसे समझ नहीं सकते। संसद में धरने पर बैठे सांसदों के समर्थन में दिखाई दिए अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को लेकर बयान दिया और बीजेपी का तंज कसा। उन्होंने बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगाते हुए लाल रंग की खासियतें भी गिनाई। किस बात पर अखिलेश लाल पीले दिखे और लाल टोपी पर मोदी की क्या थी टिप्पणी, बताएंगे आपको इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी। टोपी लुंगी का खेल कई दिनों से चल रहा है, जिसके चलते सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। कभी डिप्टी सीएम लाल टोपी पर बयान देते हैं तो कभी पीएम मोदी भी लाल टोपी को खतरा बताते हैं, तो वहीं अखिलेश यादव और विपक्ष भी लगातार पलटवार कर रहा है। क्या कुछ है बयानबाजी, दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूपी चुनाव में टोपी वाली सियासत के रंग दिल्ली में भी दिखाई देने लगे हैं। संसद भवन परिसर में विपक्ष के प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के सांसद लाल टोपी पहनकर पहुंचे। अखिलेश यादव, जया बच्चन समेत कई नेता लाल टोपी में दिख रहे थे। मंगलवार को गोरखपुर में पीएम मोदी ने कहा था कि लाल टोपी का मतलब रेड अलर्ट है। बाद में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने काली टोपी वाली तस्वीर ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी किसानों और नौजवानों के मुद्दे से भटक रही है और जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है, क्योंकि बीजेपी में संवेदनाएं नहीं है, इसलिए लाल रंग की अहमियत को वो नहीं जानते। लाल रंग है वो रंग इमोशंस का है, वो भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। भावनाओं का रंग है, भावनाएं भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। और हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री जी क्या समझेंगे, वो चिलमजीवी लोग क्या समझेंगे जो विकास नहीं कर पाए। और विकास भी आज अधूरा है। जनता उत्तर प्रदेश की विकास जानना चाहती है कि आखिरकार विकास क्या किया है। तो पीएम ने क्यों जिक्र किया लाल रंग का, लाल रंग की टोपी का क्यों जिक्र किया? टोपी के बारे में कहा है। किसान धरने पर बैठा रहा, इतने वर्षों बैठे रहे, जान चली गई लोगों की। क्या किसान की भावना को समझ पाई सरकार? यहाँ धरने पे बैठे हैं सभी सांसद, किस भावना के साथ बैठे हैं? क्या ये इमोशन को समझ पा रही है सरकार? इसलिए लाल रंग इमोशन का है, लाल रंग इमोशन का रंग है, और ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सकती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर करारा हमला करते हुए कहा था कि अपनी तिजोरी भरने और आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए सत्ता चाह रहे लाल टोपी वाले लोग उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी हैं। मोदी ने कहा था कि लोहिया जी और जयप्रकाश नारायण के आदर्शों और अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा उत्तर प्रदेश अच्छी तरह जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। लाल टोपी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रही।
आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी लाल टोपी को लेकर सरकार पर तंज कसा। मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बयान तो योगी आदित्यनाथ दिया करते थे, आज प्रधानमंत्री के ट्वीट पर आ रहे हैं। हो सकता है मोदी लाल किले को भी काला किला बना दें और फिर हम काले किले से भाषण सुनेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा सांसद जया बच्चन भी लाल टोपी पहनकर संसद पहुंची और बयान पर कटाक्ष किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग और स्वयं प्रधानमंत्री जी काली टोपी पहनते हैं, तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला होता है और इसीलिए वो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के लिए काले कानून लाते हैं। तो इन काली टोपी वालों से, काले दिल और दिमाग वालों से और काला कानून लाने वालों से हिंदुस्तान की जनता को अब सावधान रहना। अब ये तो हमारे मोदी जी ने वस्त्रालोजी में पीएचडी कर रखी है, वो सभी लोगों के वेशभूषा को देख के अपनी कुछ न कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। तो अखिलेश जी ने और बाकी नेताओं ने भी इस पे अपनी टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है ना, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेकिन साहब को तो कह रहे हैं लाल रंग मतलब खतरा और हाँ, तो खतरा तो है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है। आप देखिए जो लोग हजारों में आ रहे हैं मीटिंग्स में, सारे लाल लाल टोपी पहन के, आप देखिए आपके लिए खतरे की घंटी है। लाल टोपी के मोदी के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। यूपी से निकली चिंगारी दिल्ली के संसद तक जा पहुंची है। विपक्ष प्रधानमंत्री पर लगातार हावी हो रहा है और इसे मुद्दा बना रहा है। अब देखना यह है कि टोपी का बयान देने के बाद उठे विवाद पर बीजेपी क्या रुख अपनाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश को सौगात दे रहे हैं। आज मथुरा भी योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। क्या कुछ सौगात भी दिखाएंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। खेतों की हरियाली से सड़कों की रफ्तार तक, ऊर्जा के संचालन से सुरक्षा के एहसास तक, शिक्षा के आधार से तकनीक के संचार तक, आपके दिए आयकर से हो रहा है निर्माण आत्मनिर्भर भारत का। पहुंच रही है योजनाएं जन जन तक। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट, सैलरीड एम्प्लॉयज और वे व्यक्ति जिनके टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें incometax.gov.in पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा 2022 के रण को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर आए हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिम यूपी पर सभी दलों की पैनी नजर है। सत्ताधारी दल भाजपा के सभी दिग्गज पूरब से लेकर पश्चिम तक वोटों का समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी दौरों में कमी नहीं कर रहे हैं और लगातार जिलों में दौरे कर प्रदेशवासियों को सौगातें दे रहे हैं।
इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा पहुंचे। क्या कुछ रहा योगी के मथुरा दौरे में, देखिए खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री मोदी हों या सीएम योगी, सभी जनता के बीच अरबों की सौगात देकर लुभाने में जुटे। इसी क्रम में आज सूबे के मुखिया कान्हा नगरी मथुरा पहुंचे, जहां करोड़ों की सौगात के साथ सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। कान्हा की नगरी मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 201.16 करोड़ रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक भी बांटे। मथुरा के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने यूपी सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न सरकारी लाभकारी योजनाओं के बारे में भी बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में वास करती है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज बीजेपी सरकार में उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए लगाया जा रहा है। पिछली सरकारों में तो साक्षात कंस ब्रज में शासन कर रहा हो। पिछली सरकार ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया और सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश को दंगों और लूट खसोट की पहचान दी थी। उन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था, वे लोग कैसे इसको स्वीकार कर पाएंगे? आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा, न कांग्रेस का कहीं पता था, न बसपा का कहीं पता था, न समाजवादी पार्टी का कहीं पता था। ये लोग सभी अपने घरों में होम क्वारंटीन थे, सेल्फ आइसोलेशन में थे। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, चुनाव की आड़ दिखती है, इनमें कुछ हलचल दिखती है। वहीं राम मंदिर निर्माण पर सीएम ने विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस और सपा के लोग राम मंदिर बनाते? बबुआ से पूछना ही क्या, वो तो अब्बा जान की राह पर चले जाते। जो दंगाइयों के सरपरस्त हैं, उन्हें बीजेपी के विकास कार्य अच्छे नहीं लग रहे। कोरोना में सपा बसपा और कांग्रेस का कोई पता नहीं था, सभी होम आइसोलेशन में थे। अब चुनाव आया तो दिखने लगे। भगवान राम के मंदिर बनने से खुश हैं? क्या ये भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस के लोग बनाते? क्या कांग्रेस के लोगों से उम्मीद करते थे? क्या बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग अयोध्या में राम का मंदिर बनाते? और बबुआ से तो बोलना ही क्या है। बीजेपी का एजेंडा अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव 2012 में उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का प्रचार करने पहुंचे थे। अब देखना है कि सियासी मायनों में अहम मथुरा सीएम योगी को कितना लाभ पहुंचाता है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।